नमस्कार। आज क्लियर कट में चर्चा उस सफेद दाने की जिसे किसान खाद कहता है, सरकार सब्सिडी कहती है और मिट्टी कभी दवा मानती है, कभी बोझ। आज बात यूरिया की। ये छोटा सा दाना खेत में गिरता है तो पौधा हरा हो जाता है, लेकिन यही दाना सरकार के बजट में गिरता है तो लाखों करोड़ की चिंता खड़ी हो जाती है। किसान के लिए यूरिया भरोसा है, सरकार के लिए बड़ा खर्च है, मिट्टी के लिए कभी ताकत है, कभी थकान, और देश के लिए फूड सिक्योरिटी की सबसे नाजुक कड़ी। आज हम ये कहानी इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि सरकार ने हाल ही में नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया 2026 यानी NIPU 2026 को मंजूरी दी है। मकसद है देश में नई गैस आधारित यूरिया फैक्ट्रीज लगें, घरेलू उत्पादन बढ़े, आयात पर निर्भरता घटे, किसान को सस्ती खाद मिलती रहे और सरकार सब्सिडी का बिल थोड़ा काबू में आए। लेकिन क्लियर कट सवाल पॉलिसी से बड़ा है। अगर भारत ने यूरिया में इतना निवेश किया फिर भी आयात क्यों करना पड़ता है? अगर किसान को यूरिया सस्ता मिलता है तो सरकार का खर्च इतना महंगा क्यों है? अगर देश में खाद की उपलब्धता ठीक है तो गांव में लाइन क्यों लगती है? अगर यूरिया ने हरित क्रांति को ताकत दी तो आज वही यूरिया मिट्टी की सेहत पर सवाल क्यों बन गया? यानी ये कहानी सिर्फ खाद की नहीं है, ये कहानी है किसान की मजबूरी की, सरकार की सब्सिडी की, मिट्टी की थकान की, आयात पर निर्भरता की, पश्चिम एशिया और वैश्विक गैस बाजार की, और उस खेती मॉडल की जहां खेत को सिर्फ फसल नहीं बैलेंस भी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर, आप देख रहे हैं क्लियर कट। आज की क्लियर कट लाइन सीधी है। भारत की खेती ने यूरिया से ताकत पाई, अब भारत को यूरिया की आदत संभालनी है। पहले खेत की तस्वीर देखिए। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले का सोनबरसा गांव का मामला है। जुलाई का महीना है, धान की रोपाई हो चुकी है, खेत में पानी है, पौधे अभी छोटे हैं, आसमान में बादल हैं। राम प्रसाद सुबह खेत में खड़े हैं, पौधे का रंग देखते हैं और अपने बेटे से कहते हैं, आज यूरिया डालना जरूरी है, नहीं तो पौधा पीछे रह जाएगा। किसान कैलेंडर से ज्यादा फसल का रंग पड़ता है। पत्ती हल्की दिखी तो यूरिया, पड़ोसी ने डाला तो यूरिया, बारिश आई यूरिया, देर हुई तो डर। राम प्रसाद खाद की दुकान पर जाते हैं। दुकान पर भीड़ है, किसान लाइन में खड़े हैं। कोई 2 बैग मांग रहा है, कोई 5 बैग, कोई कह रहा है भैया आधा खेत बाकी है। दुकानदार कह रहा है ट्रक रास्ते में है। किसी के मोबाइल पर मैसेज आया है, स्टॉक आ गया, लेकिन काउंटर पर जवाब है थोड़ा इंतजार करो। सरकार के डेटा में अवेलेबिलिटी सफिशिएंट हो सकती है, लेकिन किसान के लिए अवेलेबिलिटी का मतलब है आज बैग हाथ में आया या नहीं। यहीं यूरिया की ग्राउंड रियलिटी टेस्ट होती है। दिल्ली में यूरिया फाइल पर उपलब्ध होता है, किसान के लिए यूरिया दुकान पर उपलब्ध होता है, और अगर दुकान पर नहीं है तो उसके लिए शॉर्टेज है। अब इसी सीन को ऊपर से देखिए। दिल्ली में फाइल खुलती है, कितनी मांग होगी, कितना घरेलू उत्पादन होगा, कितना आयात करना पड़ेगा, किस पोर्ट पर जहाज आएगा, कितना माल रेल से जाएगा, किस राज्य को कितना कोटा मिलेगा, किस जिले में कितनी खाद पहुंचेगी, डॉलर कितने का है, गैस कितनी महंगी है, दुनिया में यूरिया का भाव क्या है, सरकार कितनी सब्सिडी देगी। यानी किसान के हाथ में जो 242 रुपए का बैग दिखता है उसके पीछे पूरी दुनिया लगी है। गैस मार्केट, डॉलर, जहाज, पोर्ट, रेलवे की रैक्स, डीलर, सब्सिडी और मौसम। खेत गांव में है, लेकिन खाद की नसें दुनिया भर से जुड़ी हैं। धान की तारीख गांव तय करता है, लेकिन यूरिया की कीमत दुनिया तय करती है। अब थोड़ा सा पीछे चलिए। 1960 का भारत याद कीजिए। देश फूड शॉर्टेज से जूझ रहा था। गेहूं बाहर से आता था, बारिश खराब हो जाए तो राशन की चिंता बढ़ जाती थी। खेत थे, किसान थे, मेहनत थी, लेकिन उत्पादन कम था। फिर हरित क्रांति आई, बेहतर बीज आए, सिंचाई बढ़ी, सरकार ने प्रिक्योरमेंट और MSP का ढांचा बनाया और रासायनिक खादों ने खेत को तेज ताकत दी।
इस पूरी कहानी में यूरिया हीरो था। यूरिया ने नाइट्रोजन दिया, नाइट्रोजन ने पौधे को हरापन दिया, धान और गेहूं को ग्रोथ दी, किसान को आंखों से रिजल्ट दिखा। आज यूरिया डालो, कुछ दिन बाद खेत हरा। जिस चीज का असर किसान आंख से देख ले, उस पर भरोसा जल्दी करता है। यूरिया ने भारत को भूख की चिंता से फूड सिक्योरिटी की तरफ ले जाने में मदद की। लेकिन हर सॉल्यूशन जब आदत बन जाता है तो नई समस्या पैदा करता है। पहले यूरिया ने कमी पूरी की, फिर कई जगह जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल शुरू हुआ। मिट्टी को नाइट्रोजन मिला, लेकिन फॉस्फोरस पीछे छूटा, पोटाश पीछे छूटा, सल्फर पीछे छूटा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पीछे छूटे, ऑर्गेनिक मैटर पीछे छूटा। खेत ऊपर से हरा दिखता रहा, मिट्टी अंदर से थकती गई। यही यूरिया की कहानी का पहला पंच है। यूरिया ने खेत को हरियाली दी, लेकिन कई जगह उसी हरियाली ने मिट्टी की थकान छिपा दी। पहले नेशनल स्कोरबोर्ड का डेटा देखिए। देश में अभी 33 चालू यूरिया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं। इनकी कुल क्षमता 269.42 लाख मेट्रिक टन है। 2014-15 में देश की इंडिजीनियस यूरिया कैपेसिटी 207.54 लाख मेट्रिक टन थी। 2026-27 में यह बढ़कर 269.42 लाख मेट्रिक टन पहुंची। उत्पादन भी बढ़ा। 2014-15 में यूरिया का उत्पादन 225 लाख मेट्रिक टन था। 2023-24 में रिकॉर्ड 314.07 लाख मेट्रिक टन हुआ। 2025-26 में उत्पादन 293.30 लाख मेट्रिक टन रहा। अब मांग और खपत देखिए। 2025-26 में यूरिया की डिमांड 381.45 लाख मेट्रिक टन थी। उपलब्धता 450.79 लाख मेट्रिक टन रही। खपत 396 लाख मेट्रिक टन रही। यानी देश में उत्पादन बढ़ा, प्लांट लगे हैं, पॉलिसी आई है, लेकिन खपत अभी भी घरेलू उत्पादन से काफी ज्यादा है। ये गैप आयात और स्टॉक मैनेजमेंट से भरना पड़ता है। 2025-26 में भारत ने 103.50 लाख टन यूरिया आयात किया। अप्रैल से जून 2026 में भी 25 लाख टन से ज्यादा यूरिया आयात किया गया। सरकार ने अप्रैल 2026 में 25 लाख मेट्रिक टन और जून 2026 में 17.7 लाख मेट्रिक टन यूरिया ग्लोबल टेंडर से सिक्योर किया। क्यों? क्योंकि खेती का सीजन इंतजार नहीं करता। बारिश समय पर आ जाए और खाद ना मिले तो किसान की पूरी गणित बदल सकती है। मॉनसून रुके तो खेत सूखता है, यूरिया रुके तो उम्मीद सूखती है। अब समझिए क्यों आज यूरिया बड़ा मुद्दा है। आज यूरिया इसलिए बड़ा मुद्दा है क्योंकि 3 दबाव एक साथ हैं। पहला, सरकार नई पॉलिसी लाई है। नई नीति फ्रेश इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, नई गैस आधारित यूरिया फैक्ट्रीज को एनकरेज करने के लिए है। गोल क्या है? भारत अपने खेत की खाद के लिए दुनिया पर निर्भर कम हो। दूसरा, वैश्विक कीमतें सरकार के बजट पर दबाव डाल रही हैं। जून 2026 में इंटरनेशनल यूरिया प्राइस $572 पर टन था। ये एक साल पहले से करीब 45% ज्यादा है। मई 2026 में जरूर गिरावट आई, लेकिन सालाना तुलना में भाव अभी भी ऊंचा है। तीसरा, पश्चिम एशिया और सप्लाई चेन रिस्क। यूरिया सिर्फ फैक्ट्री में नहीं बनता, इसके पीछे नेचुरल गैस है, अमोनिया है, शिपिंग है, पोर्ट है, डॉलर है और जियोपॉलिटिक्स है। पश्चिम एशिया में टेंशन हो, गैस महंगी हो, चाइना एक्सपोर्ट रोक दे या घटा दे, डॉलर चढ़ जाए, शिप देर से आए, पोर्ट पर डिले हो, असर आखिर में किसान के खेत पर आता है। किसान को बैग 242 रुपए में मिलता है, लेकिन सरकार का बिल दुनिया के भाव पर बनता है। यही रीजन है कि यूरिया एग्रीकल्चर स्टोरी भी है, बजट स्टोरी भी है और फॉरेन पॉलिसी स्टोरी भी। किसान काउंटर पर कम देता है, बाकी बिल सरकार देती है और बिल का भाव दुनिया लिखती है। अब समझिए कि नई नीति में क्या है, यानी NIPU 2026 क्या है। अब नई नीति को सरल भाषा में समझिए। नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया 2026 यानी NIPU 2026। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने 15 जुलाई 2026 को इसे मंजूरी दी। मकसद है देश में नई गैस आधारित यूरिया प्लांट्स लगें। क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि 2012 वाली पॉलिसी की इन्वेस्टमेंट विंडो अक्टूबर 2019 में खत्म हो गई थी। उस पुरानी पॉलिसी के तहत 6 नई यूरिया यूनिट बनी। इनमें 76.2 लाख मेट्रिक टन प्रति साल कैपेसिटी जुड़ी। अब सरकार फ्रेश इन्वेस्टमेंट चाहती है, इसलिए NIPU 2026 लाई गई है। नई पॉलिसी में 3 अहम बातें हैं। पहला, खर्च को अलग अलग दिखाना।
एक है फिक्स्ड कॉस्ट यानी प्लांट मशीनरी कैपिटल लोन डेप्रिसिएशन जैसे खर्च, दूसरा है वेरिएबल कॉस्ट यानी गैस पावर रॉ मटेरियल डे टू डे चलने वाले खर्च। दोनों अलग अलग दिखें तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। दूसरा है इन्वेस्टर को रिटर्न की सीमा। इन्वेस्टर को मिनिमम 12% रिटर्न ऑन इक्विटी, मैक्सिमम 16% पर सीलिंग। मतलब सरकार कह रही है पैसा लगाओ रीजनेबल रिटर्न मिलेगा, लेकिन अनलिमिटेड रिटर्न नहीं। तीसरा डॉलर रुपी रिस्क का इलाज। 4 साल बाद फिक्स्ड कॉस्ट को उस समय के एक्सचेंज रेट के हिसाब से रुपए में कन्वर्ट किया जाएगा। इससे डॉलर रुपी के उतार चढ़ाव को मैनेज करने में मदद मिलेगी। सरकार का एस्टीमेट यह है कि NIPU 2026 के तहत बनने वाले हर प्लांट पर पुरानी 2012 पॉलिसी के मुकाबले 250 करोड़ से ज्यादा की बचत हो सकती है। सीधी भाषा में नई पॉलिसी इन्वेस्टर को भरोसा देती है, सरकार को कॉस्ट कंट्रोल देती है और देश को डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने का रास्ता देती है। लेकिन क्लियर कट सवाल वही है, क्या नई फैक्ट्री बनना ही पूरा सॉल्यूशन है? नहीं, फैक्ट्री जरूरी है, लेकिन खेती सिर्फ फैक्ट्री से नहीं सुधरती। फैक्ट्री खाद दे सकती है, मिट्टी का संतुलन समझदारी देगी। असली क्राइसिस सिर्फ उत्पादन का नहीं, कीमत का भी है। भारत में यूरिया की राजनीति एक सिंपल फॉर्मूला पर चलती है, किसान का दाम कम रखो, फैक्ट्री और इंपोर्ट की कॉस्ट पर फर्क सरकार भरे और खेती को चलाते रहो। 45 किलो नीम कोटेड यूरिया का बैग की जो MRP है 242 की है। सल्फर कोटेड यूरिया का 40 किलो का बैग 254 रुपए का है। सरकार ने मार्च 2026 में कहा कि यूरिया प्राइस बढ़ाने का कोई प्रपोजल नहीं है। बैग साइज घटाने का मकसद एक्सेसिव यूज कम करना है, सॉइल हेल्थ सुधारना है। लेकिन सवाल है, जब ग्लोबल यूरिया महंगा है, गैस महंगी है, शिपिंग महंगी हो सकती है, डॉलर स्ट्रांग हो सकता है, तो किसान को 242 का बैग कैसे मिलता है? आंसर है सब्सिडी, सरकारी मदद। किसान को कम दाम दिखता है, सरकार को वास्तविक कॉस्ट दिखती है। बजट 2026-27 में फर्टिलाइजर के लिए करीब 1.71 लाख करोड़ रुपए का एलोकेशन रखा गया, लेकिन प्रेशर साफ दिख रहा है। फाइनेंशियल ईयर के पहले 3.5 महीनों में सरकार करीब 70,000 करोड़ से ज्यादा खर्च कर चुकी है, यानी पूरे साल में जितना खर्च करना था उसका 40% खर्च हो चुका है। अगर ग्लोबल भाव ऊंचे रहे, पश्चिम एशिया में टेंशन रहे, गैस और रॉ मटेरियल महंगे रहे, तो सब्सिडी बिल बजट से ऊपर जा सकता है। यही सरकार की दुविधा है, दाम बढ़ाओ किसान पर चोट, सब्सिडी बढ़ाओ बजट पर चोट, आयात घटाओ शॉर्टेज का रिस्क, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाओ समय गैस और पैसा चाहिए। इसलिए यूरिया पॉलिसी हमेशा 2 पटरी पर चलती है। एक पटरी किसान की अफोर्डेबिलिटी, दूसरी पटरी सरकार की अफोर्डेबिलिटी। किसान को सस्ता चाहिए, सरकार को टिकाऊ चाहिए। यूरिया किसान के लिए राहत है, बजट के लिए जिम्मेदारी और सरकार के लिए रस्सी पर चलना। अब आयात निर्भरता। खेत लोकल रिस्क, ग्लोबल भारत और फूड ग्रेन में आत्मनिर्भरता की बात करता है, लेकिन खेती के इनपुट्स में दुनिया से जुड़ा है। यूरिया का बड़ा हिस्सा देश में बनता है, लेकिन गैप अभी भी आयात से भरना पड़ता है। DAP, पोटाश और रॉ मटेरियल में आयात निर्भरता और बढ़ी है। 2025-26 में भारत ने 103.50 लाख टन यूरिया और 61.94 लाख टन DAP आयात किया। अप्रैल से जून 2026 में यूरिया आयात 25 लाख टन से ज्यादा और DAP आयात 7.11 लाख टन रहा। अब सोचिए, किसान के खेत में धान लोकल है, मजदूरी लोकल है, पानी लोकल है, मिट्टी लोकल है, लेकिन खाद का रिस्क ग्लोबल है। गैस कहीं और, अमोनिया कहीं और, शिप कहीं और, डॉलर कहीं और, वार रिस्क कहीं और असर गांव के खेत पर। यही खाद इकोनॉमी का पैराडॉक्स है। खेत गांव में है, लेकिन खाद की नसें दुनिया से जुड़ी हैं। भारत की फूड सिक्योरिटी अब सिर्फ खेत पर निर्भर नहीं, ये पोर्ट, पेमेंट, पाइपलाइन और पार्टनरशिप पर निर्भर है। अब ग्राउंड क्राइसिस समझिए। स्टॉक है फिर भी लाइन क्यों? जमीन की बात करते हैं। सरकार कहती है खाद की उपलब्धता पर्याप्त है, डेटा भी कई बार दिखाता है कि ओवरऑल अवेलेबिलिटी डिमांड से ज़्यादा है, फिर भी गांव में शॉर्टेज क्यों दिखती है? क्योंकि नेशनल स्टॉक और लोकल अवेलेबिलिटी एक चीज़ नहीं है। पहला कारण टाइमिंग। किसान को खाद पूरे साल नहीं चाहिए, उसे एक खास हफ्ते में चाहिए। धान की रोपाई के बाद, गेहूं की बुआई के बाद, बारिश के बाद, फसल की ग्रोथ स्टेज पर। सरकारी सिस्टम कह सकता है सीजन में पर्याप्त अवेलेबिलिटी है, किसान कहता है मुझे आज चाहिए। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, प्लांट से वेयरहाउस, वेयरहाउस से रेल, रेल से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से डीलर, डीलर से किसान। इस चेन में एक लाइन देर करे तो गांव में लाइन लगती है। तीसरा कारण पैनिक बाइंग। किसी इलाके में खबर फैल जाए कि खाद कम है, किसान ज़्यादा बैग उठा लेता है। चौथा कारण डाइवर्जन। सब्सिडाइज यूरिया एग्रीकल्चर के लिए है, लेकिन सस्ती यूरिया का इंडस्ट्रियल मिसयूज और डाइवर्जन
लंबे समय से चिंता रहा है। नीम कोटेड इसी डाइवर्जन को रोकने के लिए लाई गई थी। पांचवा कारण बारिश। मॉनसून अचानक एक्टिव हो जाए, स्विंग तेज हो जाए तो डिमांड एक साथ बढ़ जाती है। यानी देश में स्टॉक हो सकता है लेकिन ब्लॉक में क्राइसिस हो सकती है। और किसान नेशनल डेटा नहीं, अपनी दुकान देखता है। सरकार के लिए उपलब्धता आंकड़ा है, किसान के लिए उपलब्धता बैग है। अब मिट्टी की क्राइसिस को समझिए। खेत सिर्फ नाइट्रोजन से नहीं चलता, अब सबसे बड़ा हिडन क्राइसिस इंडिया में यूरिया का ओवर यूज। यूरिया नाइट्रोजन देता है, नाइट्रोजन पौधे को हरापन देता है, ग्रोथ देता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स देता है। लेकिन खेत को सिर्फ नाइट्रोजन नहीं, फॉस्फोरस, पोटास, सल्फर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक कार्बन सब कुछ चाहिए। एक खेत भी शरीर जैसा है। आदमी सिर्फ चावल खाकर पेट भर सकता है लेकिन शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। मिट्टी भी सिर्फ नाइट्रोजन से हरी दिख सकती है लेकिन लंबे समय में कमजोरी हो सकती है। इंडिया का ओवरऑल एनपीके रेशियो करीब 9.8 रेशियो 3.7 रेशियो 1 बताया गया है। सरल भाषा में समझिए, नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है, बाकी न्यूट्रिएंट पीछे हैं। बैलेंस्ड बेंचमार्क अक्सर 4-2-1 माना जाता है लेकिन आईसीएआर का साफ कहना है कि हर सॉइल और क्रॉप की ज़रूरत अलग अलग होती है। यानी एक रेशियो पूरे देश पर लागू नहीं हो सकता। फिर भी ब्रॉड पिक्चर क्लियर है, नाइट्रोजन डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यूरिया सस्ती है, इफेक्ट दिखता है, फार्मर को डर रहता है कि कम डालेंगे तो यील्ड गिर जाएगी। सॉइल टेस्टिंग रूटीन नहीं है, डीएपी, पोटाश और बैलेंस्ड खाद महंगी लगती है। डीलर और पड़ोसी की सलाह प्रैक्टिकल गाइड बन जाती है। यहीं सब्सिडी डिजाइन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। जब एक न्यूट्रिएंट बहुत सस्ता हो और बाकी महंगे लगें तो किसान उसी का ज़्यादा इस्तेमाल करता है। पॉलिसी कहती है बैलेंस्ड खाद डालो, प्राइस कहता है यूरिया डालो। सरकार मिट्टी से कहती है बैलेंस रखो, दाम किसान से कहते हैं यूरिया डालो। यही कॉन्ट्राडिक्शन है। अब नैनो यूरिया, सल्फर कोटेड यूरिया और छोटे बैग। सरकार ने यूरिया यूज को रैशनलाइज करने के लिए कई स्टेप लिए। नीम कोटेड यूरिया लाई, सल्फर कोटेड यूरिया, नैनो यूरिया, बैग साइज रिडक्शन, सॉइल हेल्थ कार्ड, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, 4R अप्रोच, सही खाद, सही मात्रा, सही समय, सही तरीका। डायरेक्शन सही है लेकिन जमीन पर किसान का सवाल अलग है। मेरी फसल पर असर क्या होगा, डोज कितनी बदलूं, नैनो यूरिया कब डालूं, स्प्रे मशीन है या नहीं, डीलर क्या कह रहा है, पड़ोसी क्या कर रहा है, रिस्क कौन लेगा। किसान का सबसे बड़ा डर दरअसल यील्ड के लॉस का है। अगर उसे भरोसा नहीं होगा तो वह पुरानी आदत नहीं छोड़ेगा। इसलिए बैलेंस्ड फर्टिलाइजर का सॉल्यूशन सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च से नहीं आएगा, फील्ड डिमॉन्स्ट्रेशन, सॉइल टेस्टिंग, लोकल एडवाइस से आएगा, क्रॉप वाइज गाइडेंस से आएगा और सबसे जरूरी फार्मर के ट्रस्ट से आएगा। किसान एक्सपेरिमेंट नहीं करता, किसान रिस्क मैनेज करता है। पॉलिसी अगर फार्मर साइकोलॉजी नहीं समझेगी तो पॉलिसी पेपर में रहेगी, खेत में नहीं उतरेगी। सरकार की दुविधा समझिए। यूरिया प्राइस बढ़ाओ, किसान नाराज, सब्सिडी बढ़ाओ, बजट दबाव में, आयात घटाओ, शॉर्टेज रिस्क, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाओ, गैस, कैपिटल और टाइम चाहिए, यूरिया यूज घटाओ तो किसान को यील्ड का डर, बैलेंस फर्टिलाइजर पुश करो तो प्राइस डिस्टॉर्शन सामने आता है। सारे गोल्स सही हैं दरअसल। फार्मर को अफोर्डेबिलिटी चाहिए, फूड सिक्योरिटी चाहिए, सॉइल हेल्थ चाहिए, फिजिकल डिसिप्लिन चाहिए, इंपोर्ट सिक्योरिटी चाहिए, डोमेस्टिक प्रोडक्शन चाहिए, लेकिन ये गोल्स एक दूसरे को खींचते हैं। यही यूरिया पॉलिसी की असली मुश्किल है। एक तरफ किसान, दूसरी तरफ खजाना, तीसरी तरफ मिट्टी, ऊपर ग्लोबल मार्केट की हवा। यूरिया पॉलिसी इसी रस्सी पर चलती है। क्या NIPU 2026 पूरा सॉल्यूशन है? NIPU 2026 जरूरी है क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, आयात गैप कम होना चाहिए, नई फैक्ट्री लगनी चाहिए, कॉस्ट स्ट्रक्चर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इन्वेस्टर को रिटर्न क्लैरिटी चाहिए, सरकार को कॉस्ट कंट्रोल चाहिए। लेकिन ये पूरा सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि नई फैक्ट्री बनने में सालों लगेंगे। गैस सप्लाई लगेगी, गैस का दाम चाहिए, सब्सिडी का कमिटमेंट चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन सुधारना होगा और सबसे बड़ी बात, किसान की डिमांड बिहेवियर बदलनी होगी। NIPU 2026 सप्लाई साइड आंसर है लेकिन भारत की यूरिया प्रॉब्लम डिमांड साइड से भी जुड़ी है। जब तक बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट अफोर्डेबल नहीं होंगे, किसान यूरिया हैवी रहेगा। जब तक सॉइल टेस्टिंग रूटीन नहीं बनेगी, अंदाजे से खाद डाली जाएगी। जब तक प्राइस सिग्नल डिस्टॉर्ट रहेगा, बैलेंस्ड यूज मुश्किल रहेगा। जब तक फार्मर को भरोसा नहीं मिलेगा, पुराने तरीके नहीं बदलेगा। इसलिए NIPU 2026 जरूरी है लेकिन ये अकेला इलाज नहीं है। नई फैक्ट्री खाद दे सकती है, नई सोच मिट्टी बचाएगी। भारत को क्या करना चाहिए? पहला, डोमेस्टिक कैपेसिटी बढ़ानी होगी। NIPU 2026 इसी दिशा में है। दूसरा, गैस और रॉ मटेरियल सिक्योरिटी चाहिए।
यूरिया गैस बेस्ड है, गैस महंगी हुई तो फर्टिलाइजर कॉस्ट बढ़ती है। तीसरा, आयात सोर्स डाइवर्सिफाई करने होंगे, एक दो देशों या एक रूट पर ज़्यादा निर्भरता रिस्क है। चौथा, सब्सिडी रिफॉर्म, लेकिन शॉक नहीं, किसान पर अचानक बोझ डालना गलत होगा, लेकिन सब्सिडी डिज़ाइन को बैलेंस न्यूट्रिएंट की तरफ धीरे धीरे मोड़ना होगा। पांचवा, सॉइल टेस्ट बेस्ड एडवाइस, हर डिस्ट्रिक्ट, हर क्रॉप, हर सॉइल की ज़रूरत अलग है, एक ही प्रिस्क्रिप्शन पूरे भारत पर नहीं चलेगा। छठा, फील्ड एक्सटेंशन, किसान को सिर्फ ऐप नहीं भरोसेमंद लोकल गाइडेंस चाहिए। सातवां, डाइवर्जन कंट्रोल, सब्सिडी यूरिया खेत के लिए है, फैक्ट्री मिसयूज रोकना होगा। आठवां, ऑर्गेनिक मैटर और बायो फर्टिलाइजर सपोर्ट, केमिकल फर्टिलाइजर खत्म नहीं होगा लेकिन मिट्टी की जान वापस लानी होगी। नौवां, वाटर और क्लाइमेट लिंक, एक्सेस नाइट्रोजन पानी एमिशन और सॉइल क्वालिटी पर असर डालता है। 10वां, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, किसान से ये मत कहिए कि यूरिया मत डालो, किसान को समझाइए कब डालना है, कितना डालना है और किसके साथ डालना है और कैसे डालना है। आम आदमी के लिए मतलब, अब व्यूअर पूछेगा मुझे इससे क्या फ़र्क, बहुत फ़र्क है। यूरिया महंगा हुआ तो सब्सिडी बढ़ेगी, सब्सिडी बढ़ी तो बजट पर दबाव आएगा, बजट पर दबाव आया तो सरकार के दूसरे खर्चों पर असर पड़ेगा। यूरिया शॉर्टेज हुई तो क्रॉप प्रोडक्शन पर असर हो सकता है, क्रॉप प्रोडक्शन पर असर हुआ तो खाद्य कीमतों पर असर आ सकता है। यूरिया ओवर यूज हुआ तो मिट्टी कमज़ोर होगी, मिट्टी कमज़ोर हुई तो फ्यूचर यील्ड और किसान की इनकम पर असर होगा। इंपोर्ट बढ़े तो डॉलर आउटफ्लो बढ़ेगा, ग्लोबल प्राइस बढ़ा तो फिजिकल प्रेशर बढ़ेगा। इसलिए यूरिया सिर्फ किसान का इशू नहीं, ये कंज्यूमर का भी इशू है, टैक्स पेयर का, फूड इन्फ्लेशन का, बजट का, मिट्टी का, फॉरेन पॉलिसी का, सबका इशू है। थाली में रोटी आती है, उससे पहले खेत में खाद जाती है और खाद से पहले बजट में सब्सिडी जाती है। तो फाइनल क्लियर कट बात यह है कि यूरिया भारत की खेती की सफ़ेद ताकत है। हरित क्रांति के दौर में इसने फूड सिक्योरिटी में मदद की, धान और गेहूं की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में रोल निभाया, किसान को विजिबल रिजल्ट दिया और देश को कमी की अर्थव्यवस्था से अन्य सुरक्षा की तरफ ले जाने में सपोर्ट किया। लेकिन 2026 में वही यूरिया पॉलिसी पजल बन गया। देश में 33 यूरिया यूनिट हैं, कैपेसिटी करीब 270 लाख मेट्रिक टन है। 2025-26 में प्रोडक्शन 293 लाख मेट्रिक टन से ज़्यादा है, कंजम्पशन 396 लाख मेट्रिक टन से ज़्यादा है। आयात अभी ज़रूरी है। 2025-26 में यूरिया इंपोर्ट 103 लाख टन से ज़्यादा रहा। 45 किलो बैग का MRP 242 है। जून 2026 में इंटरनेशनल प्राइस $572 पर टन था। बजट 2026-27 में फर्टिलाइजर एलोकेशन 1.71 लाख करोड़ था। पहले 3.5 महीने में 40% बजट खर्च हो चुका है। अब सरकार NIPU लाई है, गोल सही है, प्रोडक्शन बढ़ाओ, इंपोर्ट्स घटाओ, इन्वेस्टर को भरोसा दो, कॉस्ट ट्रांसपेरेंसी लाओ, सब्सिडी बर्डन संभालो। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या भारत की यूरिया समस्या सिर्फ नई फैक्ट्री से सॉल्व होगी? नहीं, नई फैक्ट्री ज़रूरी है लेकिन इनफ नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ सप्लाई की नहीं, डिमांड की भी है। प्रॉब्लम सिर्फ इंपोर्ट की नहीं, आदत की भी है। सिर्फ प्राइस की नहीं, मिट्टी की भी है। प्रॉब्लम सिर्फ किसान की अफोर्डेबिलिटी की नहीं, सरकार की अफोर्डेबिलिटी की भी है। इंडिया को यूरिया चाहिए लेकिन अंधा यूरिया नहीं, इंडिया को बैलेंस्ड खाद चाहिए, सॉइल टेस्ट बेस्ड यूज़ चाहिए, न्यूट्रिएंट बैलेंस चाहिए, इंपोर्ट सिक्योरिटी चाहिए, डोमेस्टिक कैपेसिटी चाहिए, सब्सिडी डिसिप्लिन चाहिए और सबसे ज़रूरी किसान का भरोसा चाहिए। किसान गलत नहीं है, किसान रिस्क से डरता है, उसके लिए क्रॉप फेलियर कोई थ्योरी नहीं, घर की इनकम का सवाल है। अगर यूरिया विजिबल रिजल्ट देता है वह यूरिया डालेगा। पॉलिसी को किसान की साइकोलॉजी समझनी होगी। यूरिया को विलेन नहीं बनाना, यूरिया की आदत को डिसिप्लिन करना है, क्योंकि खेत को नाइट्रोजन चाहिए लेकिन सिर्फ नाइट्रोजन नहीं चाहिए, किसान को सस्ती खाद चाहिए लेकिन सरकार को टिकाऊ सब्सिडी चाहिए, देश को फूड सिक्योरिटी चाहिए लेकिन मिट्टी को भी हेल्थ सिक्योरिटी चाहिए। भारत की यूरिया स्टोरी का सार यही है, पहले यूरिया ने भारत की भूख बचाई, अब भारत को यूरिया की आदत संभालनी है। NIPU 2026 की असली परीक्षा यही है। नई फैक्ट्री बनेगी या नहीं, ये पहला सवाल है, लेकिन उससे बड़ा सवाल, क्या भारत खेती को सिर्फ सस्ती खाद से चलाएगा या सही खाद, सही मात्रा, सही समय और सही मिट्टी की समझ से? क्योंकि खेत सिर्फ आज की फसल नहीं है, खेत अगली पीढ़ी की थाली भी है और यही है यूरिया पॉलिसी का असली क्लियर कट। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर, आप देख रहे थे क्लियर कट।